वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो बहुत से स्टूडेंट वेट कर रहे थे एनसीईआरटी के लिए, तो एनसीईआरटी स्टार्ट करा दिया है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट कराया है। और आपको ये भी बता देते हैं, अगर बाई चांस कोई भी स्टूडेंट किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और आपका टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर या फिर आर्ट, तो यहाँ से टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट को मिल जाते हैं। तो यहाँ से फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक शैल चित्र फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक एक चैप्टर बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र है। प्रागैतिहासिक शैल चित्र बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग से ही पूरा आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें है क्या क्या टॉपिक, कैसे कैसे यहाँ पर आर्ट को आगे आगे बढ़ाया, मतलब आधुनिक काल तक पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि लेकिन इस तरह से आप लोग को नहीं पढ़ाने वाले हैं। आपको हम जो पढ़ाएंगे वो इस तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सिनॉप्सिस वे में बहुत अच्छे से बना रखा है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई टिक नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं करना है, बाकी ना ही क्वेश्चंस है। बस ये है कि थ्योरी आप लोग समझेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल आया कहां से। प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास की शुरुआत हुई तो हुई कैसे, तो पहले तो हम इसको जान लेते हैं। तो पहले बता देते हैं, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। जो इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहला जो है पूर्व ऐतिहासिक, यानी पूर्व ऐतिहासिक है, पूर्व या फिर प्राक ऐतिहासिक, जिसको क्या नाम दिया है, प्राग ऐतिहासिक नाम दिया है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं दूसरा जो है आद्य ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक तीसरा है यहाँ पर कौन सा, ऐतिहासिक। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक क्या कह रहा है कि ऐसा समय जहां कोई लिपि और ना लेखन का विकास ना हुआ हो, यानी कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक प्रागैतिहासिक, यहाँ पर कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली थी, ना ही कोई लेखन मिला था, क्योंकि वहां पर कोई प्रागैतिहासिक काल का कोई पढ़ा लिखा को तो कोई कुछ था ही नहीं। बाकी यहाँ पर उनको जीवन यापन करना था, बाकी इनको पेट भरने से मतलब था, ठीक है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और साथ साथ में यहाँ पर इनकी आर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे चित्र बनाते थे, कैसे कैसे शुरुआत हुई, क्यों बनाते थे और इनका सब्जेक्ट था और वो क्यों बनाना चाहते थे, ठीक है। तो ये चीज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक, तो आद्य ऐतिहासिक मतलब नेक्स्ट डे स्टार्ट कराएंगे। बाकी आद्य ऐतिहासिक को समझ लेते हैं। आद्य ऐतिहासिक क्या होता है कि ऐसा समय जहां लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हो परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका हो। जैसे कि आप लोग देते हैं सिंध सभ्यता में। सिंध सभ्यता में यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। मिस्र में मिले हैं लेकिन अभी उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ये क्या हो गए, हमारे आद्य ऐतिहासिक, मतलब आधा इतिहास है, क्योंकि अगर उसको पूरा पढ़ लिया तो वो इतिहास में हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आधा है ऐतिहासिक है, आद्य ऐतिहासिक, उसको मतलब पूरी जानकारी नहीं मिली है, बस ये है कि हाँ जितना हो सकता है कि वो जानकारी मिल चुकी है कि हाँ ऐसे ऐसे लोग थे और उनका जीवन कैसा था, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में तो सब कुछ लिखित है, सब कुछ मिला है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं जिस काल समय में लिखित सामग्री से ही जानकारी मिलती हो, लिखित सामग्री से ही जानकारी मिलती है। जैसे कि आप लोग वेद पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखित सामग्री होती है, सब कुछ पता लग जाता है, तो उसी से ही उसी को हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हम प्रागैतिहासिक स्टार्ट कराने जा रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को लोबाक महोदय ने 1863 में सर्वप्रथम 3 भागों में बांटा था। 3 प्रथम भागों में बांटा था। अब कौन से 3 भागों में बांटा था, जिसमें से है पूर्व पुरा पाषाण काल, जिसे पुरातन प्रस्तर युग भी कहा जाता है, इवन मेगालिथिक भी कहा जाता है, इवन पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है। ये सब आप लोग नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में किसी भी तरीके से आपका प्रोनाउंशिएट भी कर सकता है, इंग्लिश को प्रोनाउंशिएट भी करता है, और यहाँ पर इंग्लिश वाले तो यहाँ पर उसका
वो भी कर देते हैं, मतलब कोई भी शब्द चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग को याद रखना है कि इस नाम को, ये सब नाम एक ही है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं, इनका टाइम पीरियड है प्रारंभ से यहाँ पर 10,000 BC है। मानव के आरंभिक विकास से इस प्रागैतिहासिक काल का आमतौर पुरा पाषाण युग कहा जाता है, ठीक है। बाकी चलो इसके इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी हम यहाँ पर सेकंड देखते हैं, मध्य पाषाण काल, जिसे यहाँ पर मध्य प्रस्तर युग, मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो है थर्ड पॉइंट है यहाँ पर उत्तर पाषाण काल, जिसे नव पाषाण काल भी कहा जाता है और नियोलिथिक एज भी कहा जाता है। ये तो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो तो टॉपिक पता है आपको, प्रागैतिहासिक काल मतलब पढ़ेंगे। लेकिन प्रागैतिहासिक काल में जो एनसीईआरटी में है, क्लास 11th में है, वो आपका यहाँ से टॉपिक नहीं है, यहाँ से भी टॉपिक नहीं है, इवन यहाँ से भी टॉपिक नहीं है। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ से एकदम स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं, पूर्व पुरा पाषाण काल, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर हम देखते हैं पुरा पाषाण काल को, तो पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। तो ये तो अभी हम लोग ने देख लिए, पुरा पाषाण काल देख लिया, मध्य पाषाण काल देख लिया और यहाँ पर नव पाषाण काल देख लिया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पुरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं। तो पुरा पाषाण काल को यहाँ पर 3 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पुरा पाषाण काल है। दूसरा है यहाँ पर, मतलब ये कह सकते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है, ये कह सकते हैं। क्या कहते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, यानी कि निम्न। यहाँ पर पुरा नहीं लिखिएगा, यहाँ पर निम्न, ठीक है, ये कट कर दीजिए, यहाँ पर निम्न, ठीक है, ये चीज है, ये गलत लिख गया है। बाकी है निम्न, यानी कि निम्न जो है लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है, तो ये हो गया। बाकी दूसरा है मध्य, यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक। बाकी जो है नेक्स्ट है अपर, यानी कि उच्च पुनरुत्थान बोल रही हूँ, मतलब उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। तो ये हो गए पूरा। बाकी अगर हम बात करते हैं निम्न में से कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी ऐसे चित्र, कोई भी साक्ष्य ऐसे कुछ नहीं मिल पाए थे जिनके यहाँ पर चित्रों के लिए कोई जानकारी दे पाए। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे दूसरा, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है मध्य और उच्च पढ़ेंगे। इसके बारे में देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे केंद्र थे जहाँ पर जो उच्च पुरा पाषाण काल के थे वो कौन से थे, और जो मध्य पाषाण काल के थे वो कैसे थे, और वो दोनों में ही कैसे कैसे लोग मतलब चित्रकारी किया करते थे, ठीक है। तो इनमें हम अंतर देखेंगे। बाकी यहाँ पर चित्रों की कैसा था, बाकी यहाँ से कोई भी ऐसा नहीं था कि बनाते भी थे कि नहीं भी बनाते थे, ऐसा कुछ पता नहीं लग पाया। जो निम्न है यानी कि लोअर वाले, ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक वाले, इनका नहीं पता है कि ऐसा कोई भी बनाते थे, ठीक है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं प्राग ऐतिहासिक को अभी बताया ही था कि प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, जिसको यहाँ पर दोनों मतलब प्राग मतलब पूर्व, यानी कि ऐतिहासिक मतलब इतिहास से पहले की बात कर रहा है। प्राग मतलब क्या होता है, पूर्व होता है। तो ये है प्राग ऐतिहासिक है, ठीक है। तो वह काल जिसकी कोई भी लिखित विवेचना, जो मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी लिखित विवेचना कुछ भी नहीं मिला था, सब आदि मानव थे। बाकी यहाँ पर ये आपको पहले ही बता दिया है कि आधार पर उनकी लिखित विवेचना मिलती हो, ठीक है, मतलब सिर्फ साक्ष्य व प्रमाण के आधार पर। बाकी यहाँ पर बात करते हैं सर्वप्रथम जो प्रागैतिहासिक शब्द, जैसे प्रागैतिहासिक शब्द तो सुनते हैं, कभी सभी लोग सुनते होंगे, प्रागैतिहासिक शब्द सब लोग सुनते होंगे, लेकिन कभी आपके मन में आया है कि प्रागैतिहासिक शब्द जो दिया था तो वो किसने दिया था, वो दिया था डेनियल विल्सन ने दिया था, ठीक है। तो इसका जो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था, डेनियल विल्सन ने किया था। और इसका जो कौन सी बुक में किया था, द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्ट्रिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड, इस पुस्तक में इन्होंने प्रागैतिहासिक काल मतलब जो प्रागैतिहासिक शब्द है उसका यूज करा था। बाकी अगर हम नेक्स्ट देखते हैं चित्र बनाते थे। अब देखो आपके मन में आ रहा था कि चित्र बनाते थे तो कैसे बनाते थे वो चित्र, तो इसके बारे में भी देखते हैं। और चित्र बनाते थे तो क्यों बनाते थे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आपको बता देते हैं कि जो चित्र बनाते थे, देखो अपने रोजमर्रा के जीवन के दृश्य और अभिलेख रखने के लिए चित्र बनाते थे। यानी कि देखो इनका कोई भी तो काम था नहीं, उनको तो अपना बस पेट भरना है। और यहाँ पर क्योंकि खाना भी तो बहुत मुश्किल से ही मिलता था, गुफाओं में रहते थे। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई यहाँ पर मार्केट गए और मार्केट से लेकर आ गए खाना और यहाँ पर किसी को जोमेटो से ऑर्डर कर लिया, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। यहाँ पे चित्र बनाते थे
तो वो इसलिए बनाते थे क्योंकि यहाँ पर उनकी रोजमर्रा की जीवन की जिंदगी होती थी, उसी से रिलेटेड यहाँ पर पिक्चर बनाते थे। और ऐसा भी नहीं है कि आनंद के लिए बनाते हो, क्योंकि बहुत सारे थे, एक समझ लीजिए कि जैसे कि इनको पिक्चर जो बनानी है, ठीक है, अपने मन में अभिव्यक्ति थी, यानी कि जो इनके विचार, यानी कि जो अपने मन में जो इनको विचार चलते थे, जो भी थॉट आते थे वो उस पर उतार देते थे। अब यहाँ पर देखो उनका पेट भर गया, यहाँ पे बैठे हैं, गुफाओं में बैठते हैं, पूरी रात रहते हैं, उजाले का भी पता नहीं, कल लाइट का भी कुछ पता नहीं कि कैसे होगा, और इसी तरीके से खाली, ज्यादातर ही अधिकतर खाली रहते थे। अब पेट भरने के बाद क्या ही इंसान खाली करेगा, और खाली में इंसान का दिमाग फिर चलता है, और फिर उन्होंने चित्रकारी करना शुरू करा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर है, अब यहाँ पर चित्रकारी कैसे, कहाँ से सब्जेक्ट लिए, कौन कौन से, बाकी अपने रोजमर्रा यानी कि रोज की जो जिंदगी थी, उनकी रोज की थी, उसी के जीवन का दृश्य उन्होंने बनाए थे। ठीक है, बाकी अभिलेख रखने के लिए यहाँ पर चित्र बनाते थे, अपने विचार व अपने मनोभावों को अभिव्यक्त, यानी कि जो इनके मन में जो इनके विचार चलते थे वही चीज उनको यहाँ पर दिखाया था। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर बात है, ये बता ही दिया है कि मतलब ये अभिव्यक्ति, मतलब मन की अभिव्यक्ति, विचार थे, वही चीज बनाते थे। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं, ये इसके बारे में ये वहां पर पढ़ ही लिया है। ठीक है, कि रोजमर्रा जीवन अभिलेख, ये सब जैसे कि लोग अपनी डायरी में रखते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मानव आरंभिक प्रागैतिहासिक काल, पुराना पत्थर काल भी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इसी के बारे में पढ़ते हैं कि यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज। तो इसके बारे में चलो बात करते हैं। पहले इससे बात करने से पहले चित्रों के विषय भी देख लेते हैं, क्योंकि चित्र तो बनाते थे तो चित्र के विषय भी देख लेते हैं। तो चित्र के विषय क्या बनाते थे, आप देखो, आखेट के चित्र बनाते थे। आखेट के चित्र क्यों बनाने लगे, क्योंकि इनके शिकार होते थे, शिकार किया करते थे। अब शिकार किया करते थे तो यहाँ पर चित्रों, अब मन में थॉट आया, विचार आया, तो वही चीज इन्होंने शैल यानी कि पत्थर पर उतारना शुरू कर दिया। ठीक है, बाकी यहाँ पर है आखिर शिकार, एक ही बात है। बाकी यहाँ पर है दूसरा है मनुष्य और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्र बनाते थे। ठीक है, यानी कि उनकी जो मनुष्य हो गया, उनकी गतिविधियों यानी कि दिनचर्या हो गया, कि सुबह से लेकर शाम तक, मतलब जो भी है आसपास में लोग क्या कर रहे हैं, वो चीज क्या कर रहे हैं, डांस है, नृत्य है, ये सब इनके सब्जेक्ट बनने लगे। जो भी होता था आदिवासियों में, जो भी होने लगता था, वो यहाँ पर चित्रों में उतारने लगे। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं ज्यामितीय आकार, अब देखो ज्यामितीय आकार का यहाँ पर कब बनने लगा, देखो ज्यादातर तो अगर बात करते हैं तो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा बनते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में जादू टोना होते थे, वो सबसे ज्यादा था। बिल्ला सारंगम हो गया और बेलारी हो गया, तो ये सब बहुत ज्यादा पूछ लिए, मतलब जो है ये, मतलब यहाँ पर बनने लगे। जैसे कि स्वास्थ्य बनने लगे। ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, ये भी बनने लगे थे। ठीक है, यहाँ पर ज्यामितीय आकार में कुछ इस टाइप से भी बनने लगे, जैसे कि ट्रायंगल शेप में बनने लगे, यहाँ पे आयताकार में भी बनने लगे, इस टाइप से यहाँ पर ये बनने लगे थे। ठीक है, ऐसे करके बना सकते हैं, श्रीका भी बनने लगे, इसी टाइप से यहाँ पर बन जाते थे। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं भारत में अब जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पूर्व पाषाण काल के थे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो है लोअर पैलेयोलिथिक के तो नहीं मिले थे, यानी कि निम्न के। ठीक है, तो निम्न पुरापाषाण काल के तो नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ पर अपर पैलेयोलिथिक के मिले हैं, यानी कि उत्तर पुरापाषाण काल के मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खोजकर्ता के बारे में देखते हैं। तो खोजकर्ता है तो इनके बारे में देख लेते हैं कि भारत ने सर्वप्रथम 1863 में किसने, रॉबर्ट ब्रुशवुड ने, विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज करी थी। अब देखो औजार यहाँ पर, अब मान लो यहाँ पर कोई भी चीज है, औजार भी बनाना शुरू है। ऐसा तो है नहीं कि धातु की खोज कर ली थी। अब इनके पास क्या था, पत्थर थे, और पत्थर से ही ये काट कर पीट कर कैसे न कैसे करके औजार बनाने लगे। ठीक है, पहले तो वैसे बेडौल तरीके से, बेकार भद्दे से बनते थे, बेकार से बनते थे, फिर आने वाले मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो वो शार्प से, नुकीले से, पॉलिश करे हुए ऐसे अच्छे से बनाने लगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो सबसे पहले खोज करी थी, वो किसने औजार की खोज करी थी 1863 में, वो रॉबर्ट ब्रुशवुड ने करी थी। बाकी स्थान कौन सा था, वो मद्रास था, यानी कि चेन्नई। ठीक है, जो वर्तमान में नाम है। और कौन सा स्थान था, मद्रास के पास पल्लावरम नामक स्थान था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। बाकी 1865 में यहाँ पर EHV वाई ने गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान से एक फासिल क्या होता है, एक तीर सीधा करने का यंत्र होता है। ठीक है, तो तीर सीधा करने का यंत्र होता है, प्राप्त हुआ। कब हुआ था, 1865 में हुआ था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कौन से 1865 में हुआ था, और किसने किया है यहाँ पर, HV वाई ने को, किसको, HV वाई ने को।
और कौन सी नदी थी? तो गोदावरी नदी थी। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा स्थान? पैथान नामक स्थान था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी अगर यहाँ पर पूछ जाता है कि फॉसिल तीर साधने का जो यंत्र है फॉसिल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि पैथान नामक स्थान से वहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो है खोजकर्ता एसपी बायने है। बाकी भारत में शैल चित्र सर्वप्रथम खोज 1867 से 68 में। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, एक बार यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे कि कभी कभी खोजकर्ता पूछ जाते हैं, क्योंकि देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रागैतिहासिक काल को दो हैं। ठीक है, पुरातत्वविद जो है, एक है कार्लाइल है। ठीक है, एक कौन है? कार्लाइल है, और दूसरा है यहाँ पर कौन? कॉकबर्न है। दो ऑप्शन दिए जाते हैं। अब बहुत सारे मन में स्टूडेंट के आता है, जो टीजीटी का एग्जाम देते हैं उनके मन में आता है कि इन दोनों में से ऑप्शन करे तो करे कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो लिखा है वो बता देते हैं कि यहाँ पे भारत में शैल प्रथम की जो खोज है 1867-68 में पुरातत्वविद आर्किवर्ड कार्लाइल, यानी कि कौन हुए? ये वाले हुए। ठीक है, तो इन्हीं को ही सर्वप्रथम खोज करने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो ये तो इनकी खोज हुई थी, यानी कि कहने का मतलब है कि स्पेन में हुई खोज के अल्तामिरा खोज के 12 वर्ष पहले, ठीक है, यानी कि 12 वर्ष पहले ही इसकी यहाँ पर खोज हो चुकी थी। अल्तामिरा की खोज यानी कि जो है उत्खनन नहीं हुआ था उस टाइम में, जो अल्तामिरा का है उससे पहले यहाँ पर इसकी खोज हो चुकी थी। ठीक है, बाकी यहाँ पे शैल चित्रों की खोज जो है स्पेन में हुई अल्तामिरा की खोज से 12 वर्ष पहले ही, ये तो हो गया है पॉइंट। बाकी यहाँ पर है मिर्जापुर यूपी। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी देखिएगा। मिर्जापुर यूपी के निकट कौन सा? विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, परिचय जो 1880 में कार्लाइल को मिला था। ठीक है, जिन्होंने इसका विवरण प्रकाशित नहीं कराया था, केवल 1883 में इसकी क्या करी? सूचना दे दी। मतलब इन्होंने क्या, कौन, किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? कार्लाइल की बात कर रहा है। तो कार्लाइल ने 1880 में तो यहाँ पर उनका पता चल गया था, लेकिन सिर्फ क्या करा, इन्होंने इसका विवरण कोई प्रस्तुत नहीं किया था, और इसके अलावा उन्होंने 1883 में उसकी सूचना दे दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र था? विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि विंध्य पर्वतीय क्षेत्र कौन सा हो गया? आपका मिर्जापुर। ठीक है, तो मिर्जापुर है, तो मिर्जापुर की यहाँ पर इन्होंने खोज करी। ठीक है, तो ये है हो गया। बाकी अगर हम बात करते हैं कॉकबर्न, मिर्जापुर, घोड़बंगर, बाकी तो यहाँ पर आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बस अभी हम एनसीईआरटी वाला से समझते हैं जो क्या कह रहा है उसके बारे में। बाकी कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष हैं, अमलानंद घोष। बाकी पहले अनुसंधानकर्ता थे। अनुसंधानकर्ता मतलब कहने का मतलब है रिसर्च, खोज, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अनुसंधानकर्ता, खोज। ठीक है, बाकी जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल भी खोजे, कॉकबर्न है, एंडरसन है, पंचानन मित्र है, अमलानंद घोष है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उपमहाद्वीप यानी कि जो बहुत सारे, भारत हो गया, पाकिस्तान में हो गया, और नेपाल हो गया, ये सब हो गए। जैसे कि आप मेहरगढ़ में देखेंगे तो उसमें भी इन्होंने खोजे हैं, तो उसी की बात कर रहा है। बाकी अगर बात करते हैं 1892 में एफ फॉसेट ने बेल्लारी के चित्रों का विवरण प्रकाशित किया था। कब? 1892 में। बाकी 1901 में एफ फॉसेट ने एडक्कल की गुफा का परिचय दिया था। फिर 1907 में C.A. सिल्वररॉड ने बांदा जिला के शिला चित्रों का परिचयात्मक लेख किया। बाकी 1910 में C.W. एंडरसन द्वारा सिंघनपुर। ठीक है, तो ये तो रहे खोजकर्ता, इनकी खोजकर्ता की पूरी बात बता दी। ठीक है, तो बस आप लोग को लर्न करना है, आप लोग को समझना है, बस समझना है। थोड़ी सी पॉइंट्स हैं, थोड़े सन याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो बस आपको थोड़ा सा लर्न करना है। तो बाकी अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे और इसको फिर पढ़ेंगे तो आप लोग को इतना अच्छा समझ में आ जाएगा, एक एक पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि 1957 में पर्सी ब्राउन ने अपनी पुस्तक इंडियन पेंटिंग, देखो कभी कभी पर्सी ब्राउन की पुस्तक भी पूछ ली जाती है, और कौन सी? 1957 में पर्सी ब्राउन ने अपनी पुस्तक कौन सी? इंडियन पेंटिंग्स में प्रथम संस्करण में इसका उल्लेख किया था। किसने उल्लेख किया था? पर्सी ब्राउन ने किया था। किसका? प्रागैतिहासिक। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सी ब्राउन ने इन चित्रों पर एक क्या है? विस्तृत टिप्पणी पंचानन मित्र की कौन सी?
कौन सी थी? प्री हिस्टोरिक इंडिया। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कि पंचानन मित्र की कौन सी बुक है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ प्री हिस्टोरिक इंडिया है। ठीक है, उसी में ही यहाँ पर पर्सी ब्राउन द्वारा इन चित्रों पर लिखी एक विस्तृत टिप्पणी थी, जो चित्रों पर लिखी थी, जो किसकी बुक थी? पंचानन मित्र की बुक थी। उसी में ही यहाँ पर 1923 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी? 1923 की प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बात कर यहाँ पर ये किसके द्वारा, मतलब जो थी पर्सी ब्राउन द्वारा इनमें लिखित विवेचना थी। ठीक है, तो इस मतलब चित्रों पर एक विस्तृत विवेचना थी, जो पंचानन की मतलब पंचानन मित्र की बुक थी, उसी पर 1923 को यहाँ पर इसमें प्रकाशित हुआ था। ठीक है, बाकी 1922 में बात करते हैं, मनोरंजन घोष ने होशंगाबाद के चित्रों की खोज करी है। बाकी 1931 में अमरनाथ दत्त ने सिंगनपुर के रायगढ़ के शिला चित्रों पर अध्ययन प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये तो रहे पॉइंट्स, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, अब हम यहाँ पर ये मतलब जो है आप लोग को पहले ही बता दिया है। बाकी अगर हम शैल चित्रों के अवशेष, मध्य प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये अब हम देखेंगे, यहाँ पर क्षेत्र देखेंगे कौन कौन से हैं, कौन कौन से केंद्र रहे। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो वही टॉपिक, जैसे कि आप लोग का यही टॉपिक अब हम यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आप लोग को ये चित्र दिख रहा होगा, हाथों में हाथ डाले नृत्य लोग, ये लघुद्यान यानी कि यूके से प्राप्त हुआ है। जो आप लोग यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं ना, ये वाली पिक्चर, ये देख रहा होगा, थोड़ा सा लाइट है लेकिन आप लोग को दिख रहा है। शैल चित्र पर है, इतने पुराने चित्र हैं तो फिर लाइट तो दिखेगा ही। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम देखते हैं, ये लहरदार लकीरें हैं, तो लहरदार लकीरों का प्रयोग हुआ है, ये भी याद रखना। प्रागैतिहासिक काल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप पर हुआ है, सिर्फ ज्योमेट्री, मतलब लहरदार भी यहाँ पे मतलब रेखाओं का प्रयोग हुआ है। ये भी लघुद्यार का है, यानी कि उत्तराखंड का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शैल चित्रों के अवशेष। अब शैल चित्रों के जो अवशेष मिले हैं वो कहां कहां से मिले हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार की गुफाओं पर शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी है उत्तराखंड में, कहां पर? कुमायूं की पहाड़ियों में कुछ शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, उत्तराखंड के। बाकी है लघुद्यार का अर्थ क्या होता है? 1,00,000 गुफाएं। हो सकता है लघुद्यार का भी अर्थ पूछ लेता है, तो ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी है मार्ग कौन सा है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? लघुद्यार की बात कर रहे हैं। लघुद्यार कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अल्मोड़ा वारछीना मार्ग पर, यानी कि अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। ठीक है, नदी कौन सी है? स्वायल नदी के किनारे ये स्थित है। कभी कभी हो सकता है नदी भी पूछ लेता है, कभी कभी यहाँ पर डिस्टेंस भी पूछ लेता है, यहाँ पर हो सकता है स्थान भी पूछ ले। ठीक है, तो बाकी आपको याद करना है। बाकी यहाँ पर बता दिया है कि शैल चित्र कहाँ से मिले हैं। एमपी में मिले हैं, यूपी में मिले हैं, आंध्र प्रदेश में मिले हैं, कर्नाटक जैसे बेल्लारी हो गया, बिहार हो गए, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये सब मिले हैं। बाकी यहाँ पर इसके सभी केंद्र देखते हैं, मध्य प्रदेश के भी देखते हैं। बाकी यहाँ पर है, यहाँ पर पाए जाने वाले, अब देखो यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, ये सब हो गया। बाकी यहाँ पर बात कर रहा है लघुद्यार की बात कर रहा है। ठीक है, जो हम अब पढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि लघुद्यार में यहाँ पर पाए जाने, यहाँ पर लिखना से अच्छा यहाँ पर चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं लघुद्यार, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है लघुद्यार। तो लघुद्यार से पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा। अब इनके कौन कौन से चित्र थे? तो वो चित्र थे मानव चित्र थे। ठीक है, मानव चित्र थे, मानव के थे तो मानव थे होंगे, तो मानव के ही चित्र होंगे। बाकी दूसरा पशु चित्र, तो पशु है तो पशु तो इनके बिना, तो पशु के बिना तो जीवन ही उनका अधूरा था। बाकी यहाँ पर है ज्यामितीय आकृति। पहले तो क्या खाता था? पहले तो फल फूल यही तो खाता था, बाकी जैसे कंदमूल यही सब खाता था। बाकी फिर धीरे धीरे करना, शिकार करना शुरू हुआ था, क्योंकि बहुत सारे जानवर मर जाते थे, अब उनको भूख लगती थी, तो वो क्या करते थे, कभी कभी तो जानवर मरे हुए भी खाने लगते थे। फिर आगे बढ़ते गए, फिर एकदम शिकार करने लगे, फिर एकदम ताजा खाने लगे। बाकी अगर बात करते हैं लघुद्यार से प्राप्त चित्र विषय, अब बात करते हैं। बाकी तो इनको श्रेणियों में बांटा है, वो मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी श्रेणियों में बांटा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे लघुद्यार से प्राप्त विषय कौन से हैं। जैसे कि लंबे थूथन वाला जानवर है। ठीक है, यानी कि चित्र कौन से बने? लंबे थूथन वाला, जैसे कि थूथन कह रहे कि जैसे कि आप लोगों ने डॉग देखा होगा, जैसे कि बड़ा सा
लोमड़ी देखा होगा, भेड़िया देखा होगा, तो लंबा सा उनका मुंह निकला हुआ होता है, वही चीज की बात करें तो लंबे थूथन वाला जानवर मिला है, मतलब उससे भी ज्यादा लंबे जानवर वाला मतलब है। और यहाँ पर लोमड़ी मिली है, कई रंग वाली छिपकली मिली है, कई रंग से बनी हुई छिपकली भी मिली है। उन्होंने छिपकली देखा होगा, एकदम अचंभित हो गए देखकर भी, चलो सोचा होगा चलो इसको भी बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो तो क्या है, अब कोई भी काम नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, चलो वो सोचते हैं कि चलो बनाकर देखते हैं, ऐसा ऐसा होता है, किसी को बताएंगे। मान लो किसी ने देखा होगा कुछ भी, मान लो हम भी देख कर आए कि हाँ कैसा कैसा था। मान लो कोई भी लापता हो जाता है तो क्या करते हैं, अब किसी ने किसी को देखा नहीं हो तो स्केच बनाते हैं ना, तो इसीलिए भी ये भी लोग ऐसे करते थे। अब किसी ने कोई चीज देखा नहीं है तो फिर वो भी बनाना शुरू कर देते कि हाँ चलो उसी तरीके से, अब बस वही चीज है, मन की अभिव्यक्ति है, वो अपने चित्रों में मतलब उतारना शुरू करते थे। ठीक है, बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पर प्रसिद्ध चित्र, हाथों में हाथ डाले नृत्य करते हुए लोग, जो लखोद्यार से मैं अभी आप लोग को दिखाया था, देखे। बाकी हम पहले दिखा देते हैं, पहले भी ये वाला चित्र। तो हाथों में हाथ डाले नृत्य करते, ये कहाँ से प्राप्त है, लखोद्यार से प्राप्त है। बाकी अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है यहाँ पर रंग। अब बात करते हैं यहाँ पे रंग जो थे वो कैसे थे। सबसे पहले, ये पहले लिखा है, ठीक है, तो सबसे पहले के चित्र काले रंग से, फिर लाल रंग के और अंत में सफेद रंग के बनने लगे। अब देखो पहले काले रंग से क्यों बनते थे, अब पहले क्या होता था, अब पहले ये होता था, देखो आग करने का खोज, मतलब आग तो खोज हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कोयला हो गया। अब काला रंग तो बहुत आसानी से उनको मिल जाता था, फिर यहाँ पर गेरुआ हो गया। यानी कि कहने का मतलब है रंग ये भी याद रखना, ये रंग यूज करते थे प्रागैतिहासिक काल के, यानी कि खनिज रंगों का प्रयोग करते थे, यानी कि भूमिज रंग, ये है भूमिज रंग का प्रयोग करते थे। भूमिज रंग यानी कि जो भूमि से प्राप्त हो, जो जमीन से प्राप्त हो, पत्थर हो गया, इन सब से प्राप्त हो, ठीक है। तो ये चीज है, उसी से ही ये मतलब यूज करते थे रंगों का, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर। बाकी अगर हम बात करते हैं काले रंग की, फिर लाल रंग का यूज करने लगे, फिर बाद में अंत में सफेद, ठीक है। जैसे कि भीमबेटका में देखेंगे, यहाँ पे पृष्ठभूमि पूरी सफेद लगा दी है और इसको गेरू रंग से, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वर्ली आर्ट होती है, उसी तरीके से यहाँ पे करा गया है। बाकी अगर हम बात करते हैं काले रंग की, फिर बात करते हैं लाल रंग, मतलब ये गेरुए रंग से बनाते थे, ठीक है। बाकी यहाँ पर सफेद है, जो चूना आ जाता था तो चूने से बना लेते थे। बाकी यहाँ पर है काला रंग हो गया, काला रंग कोयला हो गया, इसी बना लेते थे। यहाँ पर कोई भी है काला रंग तो अवेलेबल हो ही जाता था। बाकी है रेखा। अब रेखा कैसी होती थी, इसमें रेखाएं कैसी बनी होती थी, लहरदार रेखाएं बनी थी, जैसे जो मैंने आपको दिखाया था। बाकी आयताकार, ज्यामितिकार डिजाइन और अनेक बिंदुओं यानी कि कह सकते हैं छेपांकन विधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। छेपांकन विधि यानी कि क्या होता है, जिसे कहते हैं स्टेंसिल, क्या कहते हैं, स्टेंसिल कहते हैं, ठीक है। तो स्टेंसिल का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के प्रसिद्ध स्थल हैं, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। आंध्र और कर्नाटक के प्रसिद्ध स्थल भी देख लेते हैं, जिसमें से प्रमुख स्थान थे कूपगुल्लू है, कूपगुल्लू। बाकी है पिकली हॉल है जो कर्नाटक में है। बाकी यहाँ पे टैक्कलकोटू, ठीक है, यहाँ पर उतनपुर, मतलब सॉरी उतनपुर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। बाकी आंध्र प्रदेश कर्नाटक के जो है, बाकी अगर इनके बारे में बात करते हैं, कूपगुल्लू के बारे में बात करते हैं, पिकली हॉल है और यहाँ पे टैक्कलकोटा और उतनू, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, यही सब हम पढ़ेंगे कि ऐसे दो शिलापट मिले हैं जो कुछ चित्र उकेरे हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के ग्रेनाइट चट्टानों के नवपाषाण काल, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये चीज है, इसी के बारे में देखेंगे। कूपगुल्लू, पिकली हॉल, टेक्कलकोटा अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें 3 स्थान ही ज्यादा प्रसिद्ध थे, कूपगुल्लू और कौन सा, पिकली हॉल, और एक है टेक्कलकोटा, ये सबसे ज्यादा अधिक प्रसिद्ध थे। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। बाकी अगर हम देखते हैं पिकली हॉल, पिकली हॉल है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी खोज कब हुई है, 1952 में हुई है, ठीक है। किसने करी है, एफ रिमंड ऑल्चिन ने करी है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं कूपगुल्लू की बात करते हैं, कूपगुल्लू की बात करते हैं, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में ये पड़ता है, कहाँ, कूपगुल्लू, ठीक है। तो जो है पेट्रोग्लिफ्स भी यहाँ पर
पाए गए हैं। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर 3 तरह के चित्र पाए गए हैं। अभी तो हमने क्या देखा था, लघु उद्यान का देखा था। ठीक है, लघु उद्यान का देखा था ना। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, जिसमें से हम यहाँ पर प्रसिद्ध क्षेत्र, वो प्रसिद्ध केंद्र है जिसमें कौन कौन से हैं, पिकली हॉल है, कूबगल्लू है, इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कर्नाटक के। बाकी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ सफेद चित्र हैं, कुछ लाल है, कुछ यहाँ पर सफेद पृष्ठभूमि पर लाल है। ठीक है, तो ये भी चित्र यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी चित्रों का जो समय था, चित्रों का जो समय है यहाँ पर दिख रहा होगा, चित्रों का समय परवर्ती ऐतिहासिक काल था, आरंभिक ऐतिहासिक काल है और नवपाषाण काल थे, जो इसके हैं, जो कर्नाटक के जो केंद्र है उसके टाइम पीरियड बता रहा है ये। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं ये, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं जो शैल चित्र, यानी कि कहने का मतलब है, अगर हम सबसे पहले की बात करते हैं, जो सबसे सुंदर चित्र मिले हैं वो कहाँ के मिले हैं, मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा सुंदर चित्र मिले हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करते हैं कि जो सबसे ज्यादा है तो मध्य पाषाण काल के सबसे ज्यादा, और यहाँ पर मध्य पाषाण काल के सबसे ज्यादा अच्छे चित्र मिले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर उत्तर पाषाण काल के, तो इसी के बारे में, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही चीज है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम बात करते हैं, जो अभी यही वाला टॉपिक चल रहा है, पहले इसका ये वाला, ठीक है, जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, ये पिकली हॉल, कूबगुल्लू, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें विषय कौन कौन से थे, इसके विषय भी देख लेते हैं। अभी तो हमने लघु उद्यान के विषय देखे थे, आप लोगों ने देखे था, मानव देखा था, पशु देखा था, तो यहीं पर इसी के भी विषय हैं। तो यहाँ पर जो विषय है, सांड के चित्र मिले हैं, यहाँ पर हाथी के मिले हैं, सांभर के मिले हैं, चिकारा है, भेड़ है, बकरी है, और घोड़ा, शैलकृत, मानव, और यहाँ पे चतुर्शूल, ठीक है, मतलब त्रिशूल। ठीक है, तो ये सब मिले हैं। तो ये तो हो गए यहाँ पर किसके, कूबगुल्लू। ठीक है, तो ये सब हो गए यहाँ पर इसके चित्र, कूबगुल्लू के, ये इसकी बात कर रहे हैं, कूबगुल्लू की। ठीक है, तो याद रखिए कूबगुल्लू। तो बाकी अगर हम बात देखते हैं, कूबगल्लू के जो प्रमुख चित्र हैं, बड़े बड़े अंगों वाला कामोद्दीपक पुरुष को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। इसकी पिक्चर अवेलेबल नहीं थी तो वो नहीं लगाई है। बाकी यहाँ पर आप लोग चित्र याद कर सकते हैं कि यहाँ पे कूबगल्लू से कौन कौन सा चित्र मिला है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े अंगों वाला कामोद्दीपक पुरुष स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया है। ये कहाँ से मिला है, कूबगल्लू से मिला है। बाकी ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट है, यानी कि दक्षिण भारत। ठीक है, तो दक्षिण भारत में अभी हम और भी पढ़ेंगे। अभी तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर लोअर। ठीक है, अभी हम यहाँ पर अपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक की बात कर रहे हैं, यानी कि जो है अभी पूरा पाषाण काल चल रहा है। अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी सिर्फ पहला फर्स्ट वाला पढ़ा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, भी मध्य पाषाण काल और एक आपका उत्तर पाषाण काल, ये पढ़ने को रह गया है। ठीक है, तो ये अभी पढ़ेंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है, सबसे अधिक सुंदर शैल चित्र, जो अभी मैंने आपको इसमें बताया था यहाँ पर कि सबसे अधिक जो है यहाँ पर सबसे सुंदर जो चित्र मिलते हैं यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक सुंदर शैल चित्र 2 जगह से प्राप्त होते हैं। पहला, मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं में प्राप्त होते हैं, यानी कि यहाँ पर स्थान भी मैंने लिख दिया है, कौन सा, भीमबेटका, जो इसका समय क्या है, मध्य पाषाण कालीन है। ठीक है, मध्य पाषाण कालीन है इसका समय, जो भीमबेटका है। दूसरा था यहाँ पर कौन सा, उत्तर प्रदेश में, ये क्या है, उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं, कैमूर की पहाड़ियों में। अब यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में तो लिखा है कि यहाँ पर कैमूर की पहाड़ियों से मिले हैं अब सबसे अच्छे चित्र, और दूसरे जो है कहां से, मध्य प्रदेश में मिले हैं, मतलब मध्य प्रदेश की विंध्याचल श्रृंखलाओं में मिले हैं, लेकिन वहां स्थान नहीं लिखा है, तो मैंने सोचा स्थान दिखाने के लिए आप लोग को बता भी दें, क्योंकि आप लोग का स्थान भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मिर्जापुर है। बाकी यहाँ पर उत्तर पाषाण काल का हो जाएगा। बाकी अगर हम देखते हैं, अब हम बात करेंगे भीमबेटका। तो भीमबेटका के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पर भीमबेटका है, सेम वही है, भीमबेटका की गुफाओं का खोज वर्ष लिखा है कि वी.एस. वाकड़कर है, तो 57-58। बाकी यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं कि भीमबेटका कहाँ पड़ता है, उसका स्थान देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सा, भीमबेटका। बाकी यहाँ पर 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पे लगभग 800 शैलाश्रय यानी कि शेल्टर, ठीक है, मौजूद है। आप लोग पढ़ते होंगे यहाँ पर 600 पढ़ते होंगे। ठीक है, ये है 800 शेल्टर मौजूद है। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पर
हाँ, तो यहाँ पर शैलश्री में जो चित्र पाए जाते हैं वो कहाँ पर 500 पाए जाते हैं, और आप लोग टीजीटी में पढ़ते हैं, जो यूपी टीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं वो पढ़ते हैं यहाँ पे 275, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है नया है, जो आपका एनसीईआरटी में दिया है, वो शैलश्री के चित्र जो पाए जाते हैं कितने, पूरे 500 पाए जाते हैं। बाकी यहाँ पर पहाड़ी पे लगभग प्राचीन गुफाएं जो हैं वो कितनी है, 600 गुफाएं हैं। तो 600 गुफाएं में से 500 चित्र पाए जाते हैं, कहाँ से, भीमबेटका से पाए जाते हैं। और सबसे सुंदर चित्र और सबसे अच्छे चित्र जो मिले हैं वो भीमबेटका से ही मिले हैं और प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा ही चित्र मिले हैं, ये भी है। बाकी अगर हम बात करते हैं भीमबेटका की खोज, जो अभी आप लोग को देखा था, जो आप लोगों ने बुक में देखा था, तो भीमबेटका की खोज जो हुई है वो 1957 से 58 में हुई है। और आपको ये भी बताते हैं, एक भी पॉइंट आपका एनसीईआरटी का एक भी लाइन का पॉइंट छूटेगा नहीं, एक एक पॉइंट आपको पूरा पॉइंट पढ़ा देंगे, एक एक चीज। हाँ, टाइम जरूर लगेगा लेकिन आप लोग का बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। अगर आप एक बार में बहुत अच्छे से देखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, क्योंकि ये देखो पॉइंट्स को समझने वाला बहुत है। आप बस एक बार तैयारी करेंगे तो कभी दोबारा तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, इतना अच्छे से आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं खोजकर्ता, तो खोजकर्ता जो है वो बीएस वाकड़कर हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी विषय है रोजमर्रा की जिंदगी घटनाओं के चित्र हैं। अभी यहाँ पर कोपगल्लू के विषय देखे थे, और किसके देखे थे, लखुद्यार के विषय देखे थे। अब हम यहाँ पर किसके विषय देख रहे हैं, भीमबेटका यानी कि मध्य प्रदेश के। अभी हमने उत्तराखंड के देखे थे, किसके किसके देखे थे, यूके के देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर है आंध्र प्रदेश के यानी कि दक्षिण भारत के भी देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हमने जो देखा है एमपी, अब देखेंगे यहाँ पर एमपी यानी कि कर्नाटक की भी देख सके, कर्नाटक के देखे थे। इसके बाद कर्नाटक यानी कि यूके में किसका देखा था, किसका विवरण दिया था, मतलब किसका था, लखुद्यार का था, ठीक है, लखुद्यार का था। और यहाँ पे कर्नाटक में था, तो कर्नाटक में क्या था, कोपगल्लू था, ठीक है, तो कोपगल्लू था। और एमपी में अब देखेंगे यहाँ पर कौन सा, भीमबेटका, तो भीमबेटका आप देखेंगे। तो इसी को ही बारे में पढ़ते हैं। अब हम जो भीमबेटका का जो विषय है वो कौन सी है, रोजमर्रा की जिंदगी घटनाओं के चित्र बनाते थे, ठीक है, यानी कि रोजमर्रा सेम वही चीज है जैसे यहाँ पर बताया था, उसमें भी लखुद्यार में भी सेम वही था, ठीक है। और बाकी यहाँ पे शिकार, हाथी घोड़ा की सवारी है। बाकी जानवरों की लड़ाई है, यहाँ पर जानवरों की लड़ाई है भीमबेटका में। शहद इकट्ठा करने, यहाँ पर भीमबेटका यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ भीमबेटका की बात नहीं चल रही है, ये भी बता रहे हैं किसकी चल रही है, एमपी की बात चल रही है, ओवरऑल की बात चल रही है पूरे की। मध्य प्रदेश में चाहे आपका पंचमढ़ी हो, चाहे आपका होशंगाबाद हो, चाहे भीमबेटका हो, किसी की भी बात हो, ये सब किसकी बात चल रही है, एमपी की बात चल रही है। अभी तो उसको डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हमारा एक ट्रेलर है, मतलब ये है कि स्टार्टिंग से हम बिल्कुल नींव, मतलब ये है स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को धीरे धीरे चलेंगे कि हाँ ऐसे ऐसा हुआ था। अब फिर आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि हाँ कि एमपी के कौन कौन से ऐसे केंद्र थे जिसमें कौन कौन से चित्र मिलते हैं, वो तो आपका डिटेल्स है, उसको भी पढ़ाएंगे, आपको उसको भी पूरे डिटेल से पढ़ाएंगे। पहले इसको समझ लो, फिर आपको उसको पढ़ाएंगे तो और अच्छी समझ में आएगा। अभी टाइम है एग्जाम के लिए, तो आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर है शहद इकट्ठा करने वाली, वैसे तो आप शहद इकट्ठा करने वाली तो उसमें समझ रहे होंगे पंचमढ़ी में। बाकी चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर है नेक्स्ट है भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल का संसार का बृहत्तम केंद्र था। बाकी सर्वाधिक चित्र प्रागैतिहासिक काल का भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की विश्व धरोहर सूची यूनेस्को को 2003 में शामिल किया जा चुका है। बाकी यहाँ पर इतने अच्छे चित्र मिले हैं तो किया ही जा चुका होगा। बाकी अगर हम बात करते हैं पुरापाषाण युग, ठीक है, यहाँ पर पुरापाषाण का दूसरा मध्य, यहाँ पर अब तक के हम जो देखेंगे चित्र, जो अभी तक देखे, यहाँ पे अब चित्र देखेंगे कि कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये रहने दो। बाकी यहाँ से इन तीनों कला विधियों के बाद जो है, यानी कि पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा ताम्रपाषाण काल, इस मतलब कला विधियों के बाद एक 4 ऐतिहासिक कला विधियां आती हैं। लेकिन हम पहले 3 कालों का ही विवेचन करेंगे जो हमने करा, ठीक है। अभी किसका करा था, यहाँ पर किसका करा था, पुरापाषाण काल का करा था, जिसमें हमने क्या देखा था, लोअर पैलियोलिथिक, जो लोअर पैलियोलिथिक के चित्र नहीं मिलते हैं। दूसरा है यहाँ पर कौन सा करा था, मिडिल पैलियोलिथिक, ठीक है, तो उसका हमने देखा था, अभी आप लोग को दिखाया भी था। तीसरा है यहाँ पर उत्तर पुरापाषाण काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक, ठीक है, तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं पहले। बाकी अगर हम बात करते हैं उत्तर पाषाण काल, अभी देखेंगे, मध्य वाला भी देखेंगे, तो उत्तर पाषाण काल नहीं है, उत्तर पुरापाषाण काल। अभी जो टॉपिक चल रहा है सिर्फ यही वाला टॉपिक चल रहा है, फिर से अगेन रिपीट करवा रही हूँ,
पाषाण काल चल रहा है। ठीक है, ये वाला टॉपिक चल रहा है। इसी के ही 3 टॉपिक थे। जो पहला टॉपिक था वो कौन सा था, मतलब जो 3 है, निम्न था, दूसरा मध्य है, तीसरा उच्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी अगर बात देखते हैं उत्तर पाषाण काल, तो उत्तर पाषाण काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड है। उत्तर पाषाण काल के युग जो है हरी गहरी, इसके बारे में देख लेते हैं। बाकी यहाँ पर है उत्तर पाषाण युग, उसी के बारे में ही बताएंगे। जो बुक में लिखा है उसके बारे में आगे से पढ़ते हैं। ठीक है, जो ये लिखा है उसी के बारे में आगे से पढ़ते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं उत्तर पुरा पाषाण युग यानी कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड, जो है अधिकांश चित्र हरी गहरी लाल और यानी कि हरे चित्र नर्तकों यानी कि लाल चित्र शिकारियों के। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अधिकांश चित्र जो बने हैं वो कैसे बने हैं, हरे और गहरे लाल रंग से बने हैं। ठीक है, किससे बने हैं, हरे और गहरे लाल रंग से बने हैं। हरे चित्र जो बने हैं वो नर्तकों के लिए बनाए गए हैं। जैसे आप लोग लिखुड़िया में देखने को मिलेंगे, जब आप लोग पढ़ेंगे आगे तो लिखुड़िया में यहाँ पे नर्तकों के चित्र दिखाई देने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लाल चित्र हैं, तो लाल चित्र जो प्रदर्शित करने के लिए बनाए हैं वो यहाँ पर शिकारियों को एकदम रेड कलर से बनाया है, मतलब जो है मतलब कह सकते गेरुआ रंग। ठीक है, तो उसी से ही यहाँ पर शिकारियों के बनाए हैं। बाकी यहाँ पर है नर्तकों के चित्र बनाए हैं, वो किससे बनाए हैं, हरे रंग से बनाए हैं। बाकी यहाँ पर जो आकृति बनी है वो कैसी बनी है, छड़ी तो देखी है ना सभी लोगों ने, जिससे पिटाई लगाई जाती है, छड़ी। वैसे यहाँ पर मतलब सहारा देने के लिए जो होती है छड़ी, वो होता है। ठीक है, तो छड़ी जो है पतली मानव आकृति, मतलब छड़ी जैसी एकदम पतली सी मानव आकृतियां बनाते थे। ठीक है, ऐसे होता नहीं कि बड़े मोटे मोटे वैसे होते, तो पहले आदि मानव बहुत ही तगड़े होते थे। वैसे यहाँ पर जो बनाते थे तो इतना बड़ा ही नहीं पाते थे, तो वो पतले बना देते थे। बाकी अधिकांश चित्र जो है बड़े बड़े जानवर जैसे भैंसे, हाथी, बाघ, गेंडा, सूअरों के यहाँ पर ज्यामितीय आकार और इवन यहाँ पर ज्यामितीय आकृतियां भी बनी है। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, उत्तर पुरा पाषाण काल की, यानी कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर किसकी बात कर रहा है, कहाँ पर कैसे चित्र थे, यूके में कैसे थे, फिर यूके में आते आते कर्नाटक में कैसे थे, और फिर आते आते फिर मध्य पाषाण काल के कैसे थे, फिर ये चीज आपको ध्यान देना है। अभी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अपर पैलियोलिथिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, और यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि चित्रों का शिकारियों का संबंध नहीं दिखाया गया है। जैसे कि आप मध्य पाषाण में पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल में उसमें तो संबंध दिखाया गया है, लेकिन उत्तर पुरा पाषाण काल में अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसी मित्रता नहीं दिखाई गई है। अभी देखो डॉग लोग पालते हैं कि पालते ही नहीं, पहले तो था, पहले मतलब आगे वाले टाइम में पालने लगे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी तक उत्तर पुरा पाषाण काल में चित्रों के शिकारियों से संबंध नहीं दिखा रहे थे, वो दुश्मन ही समझते थे। ठीक है, तो बाकी अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, ये वाला, तो मध्य पाषाण युग यानी कि मेसोलिथिक पीरियड। अभी हम कौन सा देखने जा रहे हैं, मेसोलिथिक पीरियड देखने जा रहे हैं। तो मेसोलिथिक पीरियड देखते हैं, मध्य पाषाण युग। ठीक है, अभी तक हमने कौन सा पढ़ा है, हमने सारे पढ़ लिए, यानी कि हमने जो पुरा पाषाण काल के थे, पुरा पाषाण काल में जो भी टॉपिक था वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि कौन कौन से देखे हैं हमने, कौन कौन से देखे हैं, निम्न हम लोग पढ़ चुके हैं यानी कि लोअर। ठीक है, फिर हम पढ़े हैं मध्य, तो मध्य वाला भी पढ़ चुके हैं। बाकी 3rd नंबर है उच्च, तो उच्च को भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी अगर हम बात करते हैं ये अब कौन सा, जो मैंने आप लोग को 3 बताया था, एक पुरा पाषाण काल बताया था, एक कौन सा मध्य पाषाण काल बताया है, एक तीसरा उत्तर पाषाण काल बताया है। यहाँ पर उसी की बात चल रही है। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे मध्य पाषाण युग यानी कि मेसोलिथिक पीरियड है मध्य पाषाण युग। अब यहाँ पर जो पुरा पाषाण काल है उसका सब बता दिया है। बाकी अगर बात करते हैं दूसरा, पुरा पाषाण काल फिनिश हो चुका है, अब हम जो पढ़ेंगे वो मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी आप लोग का फिनिश करा था ये वाला जो था उत्तर पुरा पाषाण काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक, यहाँ पर पूरा फिनिश हो गया है। ठीक है, तो ये चीज बता दिया है। बाकी अगर हम बात करते हैं मध्य पाषाण युग की बात करते हैं, मेसोलिथिक पीरियड की बात करते हैं, तो इसमें देखते हैं, तो इसमें जो देखते हैं
चित्रों की संख्या सबसे अधिक चित्रों का आकार छोटा था, यानी कि चित्रों की संख्या तो बहुत ज्यादा थी लेकिन जो चित्रों का आकार था वो मतलब छोटा साइज था, मतलब छोटे साइज में बनाते थे। ठीक है, शिकार के दृश्य को प्रमुखता मिल गई, जैसे कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमार, ठीक है, लेकर जानवरों का शिकार करते हुए व जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए यहाँ पर चित्र दिखाए गए हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता था, अब शिकार करने जाएंगे ये लोग, एक क्या करते थे जैसे कि कोई मीटिंग करते हैं। अब यहाँ पर लोग समझ में नहीं आता था, इतने भारी भारी जानवर होते, इतने बड़े बड़े जानवर होते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि यहाँ पर पहले मीटिंग कर देते कि हाँ कि चलो ठीक है, कि यहाँ पर मीटिंग कर देते कि हाँ चलो ऐसे ऐसे होंगे, यहाँ पर इधर से तुम जाना, इधर से तुम थोड़े आधे लोग जाना, इधर से है, और फिर हम एक एक शिकार यहाँ पर पकड़ लेंगे और फिर उसे हम मार देंगे। तो उसी वजह से यहाँ पर करते थे, मतलब मीटिंग इकट्ठा करते, जैसे मीटिंग करते हैं ना ऐसे, जैसे आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में क्या होता है, मैप बनाते हैं। ठीक है, आज के टाइम में क्या बनाते हैं, मैप बनाते हैं, तो मैप के अकॉर्डिंग समझाते हैं कि ऐसे ऐसे जाना है, यहाँ से जाना है, ऐसे करके जाना है। ठीक है, आज के टाइम में तो मैप बनाते हैं, उसी टाइम में तो मैप तो बनाते नहीं थे, तो मैप के अकॉर्डिंग से वो चित्र समझाते थे कि यहाँ पर एक यहाँ से निकल कर आएगा, कोई जानवर निकल के आएगा, तो आपको तुमको इधर से जाना है, तुमको इधर से जाना है। उसी टाइप से यहाँ पर चित्र भी बना लेते थे कि हाँ कोई एकदम ऐसे भी कोई उत्साह भी बनाता था कि जैसे कि कोई चित्र बनाता था कि हाँ हमने यहाँ पर मारा, एक कोई जानवर को मार दिया, और लोग खुशी से माहौल भी करते हुए दिखा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर खुशी से ही माहौल करते हुए दिखा रहे हैं कि हाँ बहुत इंसान खुश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही चित्र बनाए गए हैं मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई, जैसे कांटेदार का शिकार जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया है। कुछ चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द भी दिखाया गया है, यानी कि पूरा पाषाण काल तक, यानी कि जो पूरा पाषाण काल में आप लोगों ने पढ़ा था, अभी तक यहाँ पर कोई भी मतलब जो जानवरों से दोस्ती करते हुए नहीं दिखाया था। लेकिन जब मध्य पाषाण काल आया तो वहां पर मित्रता होना शुरू हो गई थी। ठीक है, एक तरफ मतलब शिकार किया करते थे, ऐसा नहीं कि शिकार करना छोड़ दिया था, शिकार भी करते थे। तो यहाँ पर जो है कुछ चित्रों में मनुष्य को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द भी दिखाया गया है, भाव प्रदर्शित करते हुए भी दिखाया गया है, यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र मिले हुए हैं वो उनमें फीलिंग के साथ भी मिले हैं, भाव भी दिखाया गया है, लहरदार रेखाएं भी दिखाई गई हैं, रंगों का प्रयोग भी दिखाया गया है। मतलब ये कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में इतने बेकार चित्र नहीं बनते थे, बतना कोशिश करते थे, अच्छे चित्र बनाते थे। ठीक है, बाकी इसमें मतलब सब धूप छाव सभी का प्रयोग देखने को मिलता है, धूप छाएं, लहरदार रेखाएं, रंगों का प्रयोग मिलता है, खनिज रंगों का यूज करा जाता था, ये भी याद रखिएगा। बाकी अगर नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना कि कुछ चित्रों में मनुष्य को डरते हुए दिखाया है, और इतने बड़े बड़े भयानक होंगे तो फिर डर तो लगेगा ही। बाकी अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, सामूहिक नृत्य, बच्चों को खेलते कूदते, स्त्रियों को निर्वस्त्र और सावस्त्र भी दिखाया गया है, यानी कुछ है स्त्रियां हैं तो यहाँ पर कुछ न्यूड है, यानी कि नग्न स्त्रियों को भी दिखाया गया, यहाँ पर सवस्त्र मतलब वस्त्रों के साथ भी दिखाया गया है। ठीक है, और सामूहिक नृत्य है तो सामूहिक नृत्य है यानी ग्रुप में डांस करते हुए दिखाया गया है, बच्चों को खेलते कूदे हुए दिखाया है, यानी कि मध्य पाषाण काल तक जब बढ़ गए तो इसमें ये सब दिखाने जाने लगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। बाकी अगर हम बात करते हैं अनेक, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि पंचमढ़ी में ही देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर अनेक शैलियों में छेपांकन विधि जैसे कि आप लोग का होशंगाबाद में मिलता है ना छेपांकन विधि। होशंगाबाद कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है, और ये जो क्षेत्र हो जाएगा ये समय कौन सा हो जाएगा, मध्य पाषाण काल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये मध्य पाषाण काल का ये टाइम पीरियड हो जाएगा होशंगाबाद। ठीक है, तो यही चीज से यहाँ पर स्टेंसिल से मिला है, जैसे कि जिराफ समूह का चित्र मिला है ना, तो वही चीज स्टेंसिल से ही बना है। छेपांकन, हाथों के छापे भी मिले हैं, जैसे कि स्टेंसिल समझ रहे हो ना, जैसे कि आप लोग वो करते हैं, जैसे कि सेरीग्राफ, सिल्क स्क्रीन जैसे वर्क करते हैं उसी तरीके से ही होता है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज लेकर प्रिंट करें, जैसे कि हाथ का, जैसे हाथ है पाम, जैसे कि हाथ रख दिया और हाथ से पूरा ही बन गया है, तो उसी तरीके समझ लीजिएगा वही चीज, और मतलब स्टेंसिल के काम आता था। मतलब उस टाइम में स्टेंसिल करना भी जानते थे कि हाँ ये अगर हम हाथ रख के एक प्रिंट लेंगे तो वो छप जाएगा। ठीक है, तो वही चीज स्टेंसिल की बात कर रहा है। बाकी अगर हम बात करते हैं, सांड का शिकार करते हुए कुछ घायल जो है लोग इधर उधर पड़े हैं, यहाँ पर जानवरों की मौत पीड़ा से तड़पते होकर हुए, यहाँ पे शिकारियों को खुद से नाचते हुए, मतलब एक पीड़ा से एक कहारता हुआ, कोई एकदम
पड़ा है और उस टाइप से भी चित्र मिले हैं। कुछ यहाँ पर दोस्ती भी मिलती है, मित्रता से भी दिखाया गया है, ऐसे भी यहाँ पर चित्र मिले हुए हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। बाकी अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं भीम बेटिका, हम बेटिका लिख गया है, चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई। बाकी भीम बेटिका जो मध्य पाषाण युग है, ठीक है, जो किसका है समय, मध्य पाषाण युग का समय है। ठीक है, तो ये जो है भीम बेटिका का इसमें समय। बाकी अनेक रंगों का प्रयोग करते थे। ठीक है, भीम बेटिका में क्या है, अनेक रंगों का प्रयोग करते थे। सफेद लाल अधिक पसंदीदा रंग थे इनके, किसके, भीम बेटिका। ठीक है, तो ये जो है किसके, लाल अधिक पसंदीदा रंग थे। ठीक है, बाकी यहाँ पे रंगों का प्रयोग, खनिज रंग, लाल रंग जो बनाते थे वो किससे बनाते थे, हिरमिच। ठीक है, जिसे गेरू भी कहा जाता था। ठीक है, बाकी हरा रंग जो है वो किससे बनाते थे, कैल्सडोनी नामक पत्थर से हरी किस्म की से तैयार किया जाता था। ठीक है, तो ये भी हरा रंग। बाकी सफेद जो बनाते थे पत्थर, वो किससे बनाते थे, वो बनाते थे सफेद रंग चूना पत्थर। ठीक है, तो चूना पत्थर से सफेद रंग बनाते थे और कैल्सडोनी से हरा रंग बना लेते थे। लाल रंग जो हिरमिच, ठीक है, तो यहाँ पर किरमिच भी बोल सकते हैं, हिरमिच जो वैसा होता है, किरमिच भी बोल सकते हैं जिसे गेरू। ठीक है, मतलब ब्राउनिश रेड बोल सकते हैं। नोट यहाँ पे लिखा है कि इन रंगों का प्रयोग करने के लिए कुछ पानी या गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ जैसे जानवरों की चर्बी या यहाँ पर को निकाल कर या गोंद या शल से निकालते थे। यानी क्या करते थे, जैसे कि कोई भी, जैसे कि चिपचिपा पदार्थ होता था, यानी कोई भी गोंद हो गया, जैसे बहुत सारे पेड़ ही होते हैं, तो जैसे बबूल के पेड़ हो गए, कुछ भी हो गए, तो वहां से भी गोंद निकलता था, तो उसमें भी थोड़ा सा ये सब पत्थर वत्थर का जो भी है उसको पीस कर, कैसे चूना पत्थर ये सब पीस कर उसको अच्छे से मिलाकर और उस पर लगा दिया जाता है और वो एकदम से फिक्स रह गए। ठीक है, अब ये देखो जानवरों की चर्बी हो गई, तो उसी को ही मिलाकर उसी में अच्छे से जो होते थे प्याले बनाते थे, मतलब उसका बाउल की तरह, जैसे कि आप लोग बोल का भी यूज करते हैं और उसमें डाल देते हैं और उसमें और जैसे ऑयल कलर करते हैं, जैसे कि ऑयल कलर कितने दिन तक टिके रहते हैं, जैसे वाटर कलर को धुल दो तो अभी एकदम से मुझे लगता है कि अगर धुल दिया जाए तो वो चलेगा ही नहीं, तुरंत के तुरंत ही खराब हो जाएगा। जैसे कि ऑयल कलर को अगर धो दिया जाए तो बिल्कुल खराब होगा ही नहीं। उसी तरीके से मान लो कि हाँ, कि वो एक ऑयल कलर की तरह उसका यूज हो जाता था। ठीक है, तो ये बंधक के रूप में मतलब काम करते थे, मतलब जानवरों की चर्बी हो गई या फिर जानवरों का ये मतलब गोंद हो गया, ये सब। ठीक है, बाकी ब्रश के लिए क्या करते थे, रेशेदार टहनियों का प्रयोग किया करते थे। रेशेदार जैसे क्या होते हैं, जैसे नरकुल होता है, नरकुल देखा होगा, तो नरकुल का पेड़ होता है, तो उसी से ही उसको कूच कर या फिर कभी कभी नहीं भी मिलता था तो हाथ उठाया, बस हाथ से शुरू कर दिया। अभी तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, तो वो लोग हाथ से एकदम कलर करना शुरू कर देते हैं, तो उसी तरीके से ये भी करना शुरू कर दिया। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पे हजारों साल बनाए गए चित्रों के टिके रहने के कारण यही माना जाता है कि ये रंग अब तक इसलिए अक्षुण यानी कि फिक्स रह गए क्योंकि चट्टानों की सतह जो है वो ऑक्साइड मौजूद थे। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, ऑक्साइड मौजूद रह गए और इनके साथ रंगों को रासायनिक प्रतिक्रिया स्थायी बना दी। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख लेते हैं शिकार के दृश्य, यहाँ पर देख सकते हैं ये है मध्य पाषाण युग के शिकार के दृश्य बहुलता से पाए जाते हैं। ऐसा ही दृश्य जिसमें लोगों का एक समूह भैंसे को मारते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर भैंसे को मारते हुए दिखाया गया है, ये चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही पहले मीटिंग होती थी कि हाँ जाएंगे ऐसे करके और ऐसे करके मार देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर है ये है नृत्य का दृश्य, ये देखो डांस का। वैसे तो अभी तो बहुत बचपन में ऐसी ड्राइंग किया करते थे कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट करते होंगे, तो वो चीज है। बाकी इस दृश्य में एक दूसरे को हाथ पकड़कर यहाँ पे नृत्य करती हुई आकृति दिखाई गई है। वस्तुतः ये ऐसा विषय है जिसे बार बार दोहराया गया है। नृत्य का यह विषय उत्तराखंड के लखुद्यार के पाषाण दृश्य की याद दिलाता है। लखुद्यार में देखा है ना आप लोगों ने, विषय बताए हैं ना, तो वही चीज है। ठीक है, बाकी यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट है चित्रों के धरातल हैं, तो जो है चित्रों के धरातल कैसे हैं। शैलाश्रय की जो सतह है, दीवार है, भित्रों के मतलब जो भीतरे छत पर बनाए गए हैं, यानी कि भित्तियों पर बनाए गए हैं, यानी कि भित्तियों जो है मतलब पत्थरों पर बनाए हैं, छतों पर भी बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कि शैलाश्रय के यानी कि पत्थरों की सतह पर भी बने हैं, दीवार पर भी बने हैं, इवन यहाँ पर छतों पर भी बनाए गए हैं। ज्यादातर तो यहाँ पर जो है पत्थरों पर ज्यादा दिख जाएंगे।
बाकी अगर हम बात करते हैं औजार और सामग्रियों आदि कमी होते हुए भी इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। और साथ साथ में देखो ये भी पॉइंट याद रखना, एक पॉइंट और बताना भूल गए कि लखुद्यार, जैसे कि ये लखुद्यार है, इसमें आप लोग को वनस्पति वाला सबसे ज्यादा जो है नहीं दिखने को मिलेगा। वनस्पति के चित्र जो है, ये लिख दे रही हूँ, वनस्पति के चित्र अभी याद आ गया तो मैंने सोचा इसको बता देते हैं। तो वनस्पति के जो चित्र हैं यानी कि पेड़ पौधे के चित्र यहाँ पर ज्यादातर नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना। बाकी अगर हम बात करते हैं, ये पॉइंट पढ़ रहे थे कि मध्य पाषाण काल में कुछ घायल व्यक्ति इधर उधर पड़े दर्शाया गया है। बाकी मतलब इस युग में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हुई आकृतियां दिखाई गई हैं, जैसे कि हम यह दृश्य अपने उत्तराखंड के लखुद्यार के पाषाण युग में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, वही सब पॉइंट है जो चीज मैंने आप लोग को बता दिया कि बस ये है कि कैसे कैसे धरातल का प्रयोग करते थे, कैसे नहीं करते थे, वही चीज है। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं चित्रों में रंग सामंजस्य और समानुपात दोनों का यथार्थ एवं संतुलन, यानी कि रंगों का सामंजस्य, यानी कहने का मतलब है रंग होते हैं सामंजस्य, जो हारमोनी, मतलब जो कह सकते हैं कि एक तरफ, मतलब पूरा ऐसा नहीं है कि कहीं अलग अलग कर दिए हैं, बिल्कुल अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब ये है चित्रों में रंग सामंजस्य समानुपात दोनों का यथार्थ एवं संतुलित, ठीक है, जो है मिश्रण दिखाई देने को मिलता है। यानी कि चित्रों में ऐसा कोई भी नहीं था कि मतलब कोई भी अलग कलर से हो, कुछ कोई मैच नहीं कर रहा हो, कोई कुछ, मतलब चित्र बनाते थे कि उनमें जो सामंजस्य है वो भी दिखाई देता था और समानुपात है दोनों का यथार्थ रूप, ये सब दिखाई देता था। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं मिट्टी के खिलौने, हड्डियों के टुकड़े, बाकी इसका चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो है सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जितना भी है सब आप लोग को बता दिया है, अच्छे से बता दिया है, उसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। बाकी यहाँ पर है जो नेक्स्ट पूरा ही आप लोग को पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसको जो है एनसीईआरटी आज का जो चैप्टर था वो प्रागैतिहासिक काल था, वो तो आपका पूरा फिनिश हो गया। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक फिर हम पढ़ेंगे। बाकी आपका जो चैप्टर है उसको देखो, बाकी है, कोशिश पूरा करेंगे कि हफ्ते में 2 बार करा दे। बाकी यही है, बाकी थोड़े इतने ज्यादा चैप्टर भी नहीं है, एग्जाम तक तो आपका पूरा करा ही देंगे, क्योंकि जो थ्योरी है थ्योरी आप लोग को पढ़नी गई, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। बस आप लोग को है थोड़ा सा एक बार रिपीट करना, बुक में पढ़ना है, फिर इसको पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू एवरीवन। और जाते जाते सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। और बाकी कोई फोर्सफुली नहीं है, बाकी कमेंट कर जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है, ओके, अगेन थैंक यू।